हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में ऐसा क्यों में। आज हम बात करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। यह भी एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम से इम्प्रूव करके बनाया गया था। क्या क्या लिमिटेशन थी स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में, यह भी बात करेंगे। और क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर भी क्या क्या लिमिटेशन थी जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कई और बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम आए। देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती रहती है जरूरत के हिसाब से, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्रूव वर्जन लगातार इम्प्रूव होते जाते हैं। आज हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछ लिया जाता है। ऐसी क्या कमी थी कि पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर भी क्या कमियां रह गई थी, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उससे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता था, उसमें क्या लिमिटेशन रह गई थी और उसे फर्दर इम्प्रूवमेंट करके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। चलिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते थे। जैसा कि आप स्क्रीन में एक डायग्राम देख सकते हो, ये एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम, और इसमें प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें हायरार्की ऑफ मेमोरी नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मेमोरी होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड रहता है और जो यूजर का प्रोग्राम होता है वो लोड रहता है। अगर हम बात करें इसमें इनपुट कैसे दिया जाता था, तो इसमें कार्ड रीडर होता है जो कि पंच कार्ड को रीड करता है। अब ये पंच कार्ड क्या है, पेपर की तरह एक कार्ड होता है और उसमें कई सारे सर्कल की तरह छेद होते हैं जिसके द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को वो रीड करता है कार्ड रीडर। और रीड करने के बाद जो भी प्रोसेस होती है, सीपीयू जो प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट भी पंच कार्ड के रूप में मिलता है। अगर मैं आपको सही शब्दों में पंच कार्ड के बारे में बताऊं तो एक पेपर की तरह होता है और उसमें कई सारे छेद होते हैं जिससे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और पंच कार्ड बनाने के लिए हैंड या मशीन का यूज होता था। जो भी कार्ड में रिप्रेजेंट किया जाता था वो कोई ना कोई एक उस समय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे कार्ड रीडर सारा डेटा रीड करके उसे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके प्रोसेस के लिए भेज देता था सीपीयू पे, और सीपीयू वो प्रोसेस करके आउटपुट भी आपको एक पंच कार्ड के रूप में ही मिलता था। आजकल की बात करूं तो कई सारे हमारे पास इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। उससे हम डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर को और आउटपुट भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। कई तरीके से आउटपुट भी ले सकते हैं, पर पहले के कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। अगर कुछ भी आपको इनपुट देना होता था तो आप पंच कार्ड के रूप में उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन और या डेटा देके आप पंच कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करते थे, फिर जाके वो प्रोसेस होता था, फिर जाके आपको आउटपुट मिलता था। अब पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखना, वहाँ उस समय फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे और आपको तो पता ही है इंस्ट्रक्शन उस पंच कार्ड में छेद करके रिप्रेजेंट किए जाते थे कि डेटा को कार्ड रीड कर पाए। आपको कुछ भी इनपुट देना है तो आपको उस समय पंच कार्ड के रूप में ही इनपुट देना पड़ता था, यानी कि कोई भी वहाँ पे प्रोग्रामर जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो उसे पंच कार्ड के रूप में ही पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था, फिर उसके बाद कार्ड रीडर पे सबमिट करना पड़ता था। जो भी आपकी प्रोसेस होती थी, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाता था। अब बात ये आती थी कि कार्ड सबमिट करना और लोड अनलोड करना, तो इसमें ही ज्यादा टाइम निकल जाता था। प्रोसेस तो बहुत जल्दी हो जाती थी और जब तक आप कार्ड सबमिट कर रहे हो तब तक आपका सीपीयू आइडियल है, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। और जैसे कि आपने कार्ड सबमिट करा, उसने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पर मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जो जॉब्स होती थी उन्हें क्यू में नहीं रख सकते थे मेमोरी के अंदर। आपको कार्ड के द्वारा ही सारी जॉब्स देनी पड़ती थी वन बाय वन। फिर उसके बाद क्या होता था, दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम देने लगे तो उसके लिए हमें उसका ही कंपाइलर पहले लोड करना पड़ता था,
फिर उसके बाद जॉब देनी पड़ती थी, फिर दूसरी कोई लैंग्वेज आ गई जैसे फोर्टन आ गई, तो फोर्टन का कंपाइलर पहले हम लोड करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर उसके बाद पंच कार्ड के रूप में जो इंस्ट्रक्शन देते थे। तो कार्ड लोडिंग और अनलोडिंग में तो टाइम लग ही रहा है, तब तक सीपीयू यहाँ पर आइडियल था, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा था। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस करवानी है तो सीपीयू को आइडल नहीं रखना है, एक तो ये कमी थी इसमें। और इसमें मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था कि सारी जॉब्स को मेमोरी में 1 बाय 1 स्टोर करा लिया है, फिर वहां से 1 बाय 1 सीपीयू वर्क करता रहे और आपको 1 बाय 1 आउटपुट मिलता रहे। तो सीपीयू जॉब को प्रोसेस करने की स्पीड फास्ट हो जाती है अगर मेमोरी का कंसेप्ट इसमें होता। मेमोरी इसमें कम है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड रहता है, और जैसे कि आप फोर्टन का पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो फिर उसका ही कंपाइलर इसमें लोड करना पड़ता है। अगर आपको दूसरी कोई लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन दिया है आपने पंच कार्ड से, तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज का कंपाइलर इसमें लोड करना होता था। जो पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था कि आप उसमें काम करते करते यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान ही डेटा दे दे। इसमें ऐसा नहीं होता था। तो जॉब्स होती थी, जॉब्स के अंदर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम पंच कार्ड में लिखा है, एक तो वो होता था। फिर उसके बाद जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया प्लस या माइनस का, तो आपको ये भी बताना होता था कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आता था। यानी कि आपको पहले से ही डेटा देना पड़ता था कि 3 + 2 होगा, या तो माइनस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये माइनस होगा तो ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आ गया। 3 + 2 करना है या 3 - 1 करना है, ये तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आ गया। पर जो 3 है और 2 है वो डेटा वाला डेटा पहले ही देना पड़ता था, और ये सारी चीजें मिला के हम इन्हें जॉब्स कहते हैं। क्योंकि ये इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि एग्जीक्यूशन के दौरान या रन टाइम के दौरान ही आपसे इंटरेक्ट करके आपसे डेटा ले लें, जो कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी कर पाते हैं, पर पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं कर पाते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसमें यह है कि एक तो लिमिटेड मेमोरी है, और दूसरा इसमें सीपीयू काफी टाइम के लिए आइडल रहता है। इसमें लोडिंग और अनलोडिंग में ही ज्यादा टाइम निकल जाता है, जबकि प्रोसेस तो काफी फास्ट हो जाती है, पर लोडिंग और अनलोडिंग में ही ज्यादा समय निकल जाता है। जब तक लोडिंग और अनलोडिंग में करते समय सीपीयू आइडल रहता है, यानी कि सीपीयू उस समय कोई काम नहीं कर रहा होता। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हिज जॉब, यानी कि जॉब्स को कुछ एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट आउटपुट चाहिए, तो आप एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा नहीं दे सकते। आपको जो भी डेटा देना है वो पंच कार्ड को लोड करने से पहले उसमें सारा डेटा देना पड़ता था। प्रोग्राम हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया डेटा, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कि क्या काम होगा, तो वो सब आपको पहले ही जॉब में देना पड़ता था। अगर कोई भी काम है तो आपको पहले से ही उसके लिए डेटा भी देना पड़ेगा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा कि यह काम होगा। कर लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई कि जिससे प्रोसेस करने की स्पीड काफी हद तक फास्ट हुई अगर कंपैरिजन करें उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट थी वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही एकदम सेम थी। प्रोसेस यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था, एज इट इज, जैसे कि सीपीयू, और यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता था मेमोरी में, जिसमें यूजर प्रोग्राम एक लोड रहता था। यानी कि यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज था कि लिमिटेड मेमोरी थी, पर इसमें चेंजेस क्या थे हम वो बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर यूजर 1, यूजर 2 और n नंबर तक यूजर, ये सारे यूजर अपनी अलग अलग जॉब ऑपरेटर में सबमिट करते थे। इसमें एक ये न्यू कंसेप्ट है कि ऑपरेटर को यूजर जॉब इनपुट करते थे। अब ऑपरेटर क्या करता था, ऑपरेटर इन सारी जॉब्स को छांटता था कलेक्ट करने के बाद कि एक तरीके की जॉब कौन सी है, और सेम जॉब को वो बैच बना देता था ऑपरेटर। अगर एक तरीके की जॉब है तो उनका बैच बना देता था, सेम जॉब का बैच बना देता था। यानी कि सेम जॉब यानी कि वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई जॉब्स थी, और जैसे कि कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब्स हैं तो उनका बैच अलग बना देता था। क्योंकि एक तरीके की जॉब्स का बैच बनाने से क्या होता था कि आपको जब तक जितनी भी जॉब्स हैं उसका एक बार कंपाइलर लोड कर देना होता था ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि सेम तरीके की जॉब का बैच बना देता था ऑपरेटर यूजर से कलेक्ट करने के बाद, और उन बैच को फिर सबमिट करता था। इसमें भी पंच कार्ड के रूप में ही
इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। पर जो पंच कार्ट है, जो जॉब्स लिखी हुई है उसमें सारी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनपुट डेटा लिखा हुआ है, इसमें क्या होना है और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सारा एज इट इज है। बस इसमें उन सारी जॉब्स को जो हम 1 बाय 1 पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्ड के रूप में देते थे, तो इसमें भी कार्ड के रूप में देते हैं, पर इसमें एक तरीके की सारी जॉब्स का बैच बना रहता है और वो बैच सबमिट करने से पहले उसका कंपाइलर लोड कर देता था। फिर दूसरी बैच को सबमिट करने से पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको कंपाइलर लोड करना पड़ता था। फिर उसके बाद उस बैच को आपको सबमिट करना होता था कार्ड रीडर में। इसमें जो भी आप सबमिट कर रहे हैं जॉब्स, वो पंच कार्ड के रूप में होती थी, पर उनका बैच बना होता था, यानी कि एक तरीके की जॉब एक बैच में, और उनको सबमिट कर देते थे। इसमें यह टाइम बचता था। जो इससे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें 1 बाय 1 जॉब्स आती थी, तो सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब्स थी। तो इसमें होता क्या था कि एक बार आपने उससे रिलेटेड आपने एक कंपाइलर लोड किया, फिर उस जॉब को प्रोसेस किया और आपको आउटपुट मिला। फिर दूसरी लैंग्वेज की जॉब आई तो फिर आपको उसका कंपाइलर लोड करना पड़ता था। तो इसमें बार बार आपको लोड कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से जिसमें आपने जॉब्स को लिखा है, तो उसके हिसाब से कंपाइलर आपको बार बार लोड करना पड़ता था। पर इसमें एक तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब्स का बैच बना दिया जाता था और वो बैच को सबमिट करने से पहले उससे रिलेटेड कंपाइलर लोड कर दिया जाता था। फिर इसमें 1 बाय 1 जॉब एग्जीक्यूट होती रहती थी। फिर उसके बाद दूसरे लैंग्वेज की जॉब आई तो उसका कंपाइलर लोड कर दिया। तो बैच के रूप में जो इतनी सारी जॉब जा रही हैं, तो काफी हद तक सीपीयू की प्रोसेस में काफी इंप्रूवमेंट आई, उसने काफी हद तक फास्ट काम किया। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो सिमिलर तरीके के जॉब्स का बैच बना के उन्हें सबमिट कर दिया जाता था। अब सिमिलर तरीके की कैसे, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब्स को एक बैच में रख दिया जाता था, वैसे ही दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जॉब को दूसरे बैच में रख दिया जाता था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, बैच 1 में जॉब 1 है और जॉब 3 है। जॉब 1 और जॉब 3 ये एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हैं, इसलिए इन दोनों जॉब का एक बैच बन रखा है। वैसे ही हम बैच 2 को देखें, बैच 2 में जॉब 2, जॉब 5, जॉब 4। इसमें जॉब 2, जॉब 5 और जॉब 4 इसलिए हैं क्योंकि ये जॉब्स एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हैं, तो इनका बैच 2 बना दिया गया। इसमें प्रायोरिटी कंसेप्ट नहीं था कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई जॉब पहले एग्जीक्यूट करानी है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते थे कि ये जॉब पहले हो जाए, ये जॉब बाद में हो जाए। इसमें कोई प्रायोरिटी कंसेप्ट नहीं था कि आप इसमें प्रायोरिटी सेट करके अर्जेंट जॉब का एग्जीक्यूशन पहले करा सकते हैं या बाद में। जो सारी जॉब्स होती थी वो बैच के रूप में ही एग्जीक्यूट होती थी, सीक्वेंसली 1 बाय 1, वन आफ्टर द अदर। ये भी एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज था, पर फिर भी हम आज के कंप्यूटर से, आज के ऑपरेटिंग सिस्टम, आज की प्रोसेसिंग यूनिट से कंपेयर करें तो फिर भी काफी पीछे था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस करने की स्पीड काफी फिर भी पीछे थी, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। बस जॉब्स का इसमें बैच बनाए गए थे, सिमिलर जॉब्स के बैच बनाए गए थे, जिससे कि काफी हद तक उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी हद तक टाइम बचता था और इस तरीके से बैच बनाने पर काफी हद तक फास्ट एग्जीक्यूशन हो पाता था। क्योंकि इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम एक जॉब आती थी तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो जॉब्स होती थी पंच कार्ड में, तो उससे रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर यानी कि कंपाइलर लोड करना पड़ता था उन सारी जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर दूसरी आई तो फिर आपको दूसरा कोई कंपाइलर उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको लोड करना पड़ता था, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता था लोड और अनलोड करने में। उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर लोड और अनलोड करने में टाइम ज़्यादा लगता था। अब एक तरीके का बैच है तो एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने कंपाइलर लोड कर दिया, वो जब तक एग्जीक्यूट होगा सारी जॉब्स, फिर उसके बाद दूसरे बैच का कंपाइलर लोड करते थे, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता था। तो इसमें काफ़ी हद तक टाइम सेव तो हुआ, पर प्रोसेसिंग यूनिट में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, सिर्फ और सिर्फ बैच बनाने के अलावा। तो इसलिए इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और इसमें भी यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाता था एग्जीक्यूशन के दौरान, लैक ऑफ इंटरेक्शन था यूजर का उसकी ही अपनी जॉब से, यानी कि जो भी आपको डेटा देना पड़ता था वो सब पहले ही देना पड़ता था, चाहे वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो कि क्या काम करेगा
ये प्रोग्राम लिखना हो, उसमें डेटा देना हो, तो सारा जॉब में पहले ही आपको पंच कार्ड के रूप में उसमें डेटा देना पड़ता था। आप एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें भी डेटा नहीं दे सकते थे, तभी हम इसे लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हिज जॉब, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसमें भी सीपीयू काफी टाइम तक आइडल रहता था। और एक और डिसएडवांटेज की बात करें कि इसमें इमरजेंसी वाली जॉब्स को पहले एग्जीक्यूट नहीं करा सकते थे। इसमें प्रायोरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो भी एग्जीक्यूशन होता था वो बैच का सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन होता था, 1 by 1। एक और डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें भी लिमिटेड मेमोरी थी, तो इसमें मेमोरी का कंसेप्ट काफी खास नहीं था। अगर आपको कोई भी अच्छा प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो सीपीयू पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि मेमोरी कितनी है। हम अगर मेमोरी का कंसेप्ट सही नहीं है तो प्रोसेस करने की स्पीड भी सीपीयू की फास्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जॉब्स को क्यू में रख दें और मेमोरी में स्टोर करवा दें 1 by 1 तो सीपीयू तो आइडल रहेगा ही नहीं काफी टाइम तक।